तो देखिए मैं कौन सा पॉइंट बता रहा था कि दिस वन अकर्स बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग द ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, है ना, जिनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब क्या है अपना, व्हाट यू मीन, कि जो सपोज 2s ऑर्बिटल है ना, इट कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन विद 2p, है ना, और मैक्सिमम 3d, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। लेकिन अगर ये 2s चाहे कि मैं तो 5d के साथ पार्टिसिपेट करूं, ये चाहे कि मैं तो 6p के साथ पार्टिसिपेट करूं, तो दिस विल नॉट बी अलाउड। समझ में आ गया? हाइब्रिडेशन किनके साथ अलाउड है? जिनके एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे वो 4 फ्रेंड्स थे, 10 रुपया, 20 रुपये, 30, 30, 40, इतने रुपए वाले थे। अब मान लो एक फ्रेंड है ई एंड लेट इट हैज 1000 रुपीज, तो बताओ क्या वो इन चारों के साथ रुपीज शेयर करेगा? हाँ, वेल दिस 1000 रुपीज फ्रेंड विल शेयर, नहीं करेगा वो तो, है ना। वो क्या करेगा? क्या उसको कुछ फायदा है? क्या वो तो टोटली लॉस में रहेगा। तो वही वाली बात है ऑर्बिटल्स के साथ भी होती है कि एनर्जी में ऑलमोस्ट सेम ही होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? अगली बात, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? हाफ फील्ड भी कर सकते हैं, फुली फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल्स। ये वाला पॉइंट अभी एग्जांपल में ही समझ में आएगा ना, अभी ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी अपन में एग्जांपल दूंगा ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा आराम से कि जैसे ये ऑर्बिटल्स है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखो यहाँ किस किस ने पार्टिसिपेट करा। ये कौन है? ये फुली फील्ड है। ये कौन है? दीज आर द हाफ फील्ड, है ना। तो हाइब्रिडेशन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, हाफ फील्ड भी ऑक्यूपाई कर सकता है। हाफ फील्ड समझ में आ रहा है? जैसे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 2 में से अगर एक अवेलेबल है तो आप इसे क्या कहोगे? हाफ फील्ड कहोगे। ऐसे इवन वैकेंट कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, ठीक है। तो वैकेंट का एग्जाम्पल तो शायद 11th क्लास में नहीं है। ये 2 एग्जाम्पल हमारे हैं, कौन से? हाफ फील्ड वाला और फुली फील्ड वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्लियर हो ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। दूसरी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये जो हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे ना, तो हमेशा कौन से बॉन्ड्स बनाएंगे? सिग्मा ही बनाएंगे। वाई डू? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं डायरेक्शनल इन नेचर एंड दे प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर शेप टू द मॉलिक्यूल। ओके। अच्छा, ये पर्टिकुलर शेप क्यों प्रोवाइड करते हैं? इसका आंसर ये अगला पॉइंट है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं भाई। ऑर्बिटल्स में व्हाट डू द ऑर्बिटल कंटेन्स? दे कंटेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑर्बिटल अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे कि इनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाए? इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाए, और रिपल्शन मिनिमम होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा? मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। तो अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो इट विल बी जॉइंट बाय दिस, ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। और कौन सी शेप अडॉप्ट करेंगे? लीनियर। जो अपन ने वेस्पर थ्योरी पढ़ी ना, वही वाली शेप्स आएगी, नया नाम कुछ भी नहीं आने वाला है। तो देखो क्या कह रहा है ये पॉइंट कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंट, ओरिएंट का मतलब अरेंज करना, ओरिएंट देमसेल्व्स इन 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना, एट मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एंड व्हाई दिस वन? so as to get a particular shape। क्लियर? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। जो पॉइंट बच गया ना, क्लियर नहीं हुआ है, वो भी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, और तब भी नहीं हुआ तब मुझसे पूछ लेना साथ का साथ ही। ओके, व्हाट्स द लास्ट वन? हाइब्रिडेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन एन आइसोलेटेड एटम। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अकेला कार्बन है, इसके ऑर्बिटल है 2s एंड 2p, और इनकी इच्छा हो रही है कि चलो हाइब्रिडेशन करते हैं, तो ये नहीं करेंगे। जब तक नहीं करेंगे जब तक अदर एटम इज नॉट अवेलेबल। मतलब हाइब्रिडेशन कब होता है? जब बॉन्ड बन रहा हो, जब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, जब दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए आ रहा होता है ना, तभी यहाँ पर कौन सी फिनोमिनन एक्शन में आती है? हाइब्रिडाइजेशन के एक्शन में आती है। आइसोलेटेड में नहीं होगी, मतलब सिंगल एटम में कभी हाइब्रिडेशन नहीं होगा, सिंगल एटम के ऑर्बिटल में कभी नहीं होता है। वो ऑर्बिटल आपस में कब करेंगे? व्हेन अदर एटम इज कमिंग टू ओवरलैप। ओके, so this is not the phenomenon of isolated atom, it occurs at the time of bonding। clear? चलिए, अब अपन सबसे पहले क्या सीखेंगे? हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। इसको अप्लाई करना बाद में सीख रहे हैं अपन, पहले तो फाइंड करेंगे अपन
कि कौन सा होगा, तो इसको फाइंड करने का एक बहुत ही इजी मेथड है जो हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी ना, अभी जस्ट पढ़ गया है अपन, बहुत अच्छे से पढ़ी शायद हमने। तो वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी में हमने क्या सीखा था? हमने बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर फाइंड करना सीखा था सेंट्रल एटम के अराउंड। आता है अपन को, बहुत अच्छे से आता है ना अब तो आपको क्या करना है, बीपी और एलपी का सम करना है, और जो बीपी एलपी का सम आएगा सेंट्रल एटम के अराउंड, वही किसके इक्वल होगा? वही इक्वल होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इक्वल होगा। ठीक है, और एक बार अगर आपने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता कर लिए तो फिर हाइब्रिडाइजेशन बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कैसे? कि इफ देयर आर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, द नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp. If number of hybrid orbitals are 3, the hybridization will be sp2. ओके, तो ये एक एक p बढ़ा रहे हैं अपन, 4 होगा तो sp3, गॉट इट? देखो 4 कैसे, एक s और 3 p, सम कितना आ रहा है? 4 ही तो आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, if the number of hybrid orbitals are 5, then hybridization will be sp3d. It's not sp4. sp3 के बाद कौन आएगा? d आएगा, sp4 नहीं होगा। तो ये मुझे बताओगे आप मिस्टर ओजस, sp4 क्यों नहीं होता ओजस? sp3 तक ही क्यों होता है मिस्टर मिस्टर ओजस? चलिए बताएं आप थोड़ा सा। sp3 के बाद sp4 क्यों नहीं आता है? sp3 के बाद sp3d क्यों आ जाता है? ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, और आप है कि बता नहीं रहे हो। मैसेज कर दो अगर माइक काम नहीं कर रहा, लेकिन मैसेज करो, नहीं तो मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ पर नहीं हो। मैसेज आएगा और इसका नहीं आया अभी तक, तो नहीं आता है आंसर तो भी बोलो, और आता है तब भी को। अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मैं आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। कर दूं मैं रिमूव? कि ओजस इज गोइंग टू रिमूव। सर उसका मैसेज आया। आ गया? ठीक है, चलो। आई वाज गॉन। कहाँ चले गए थे ओजस? ये लाइव ही चल रहा है। सर चलो, अब आंसर बता आपको क्वेश्चन का जो मैं पूछ रहा हूँ, कि sp3 के बाद क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि पहले होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद sp2 आता है, उसके बाद sp3 आता है, लेकिन इसके बाद sp4 नहीं आता है, sp3d आ जाता है। तो ऐसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे, sp4 क्यों नहीं होता है? Why is not sp4? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मिस्टर पवन आप बताओ, मिस्टर पवन डॉट। 3 p ऑर्बिटल्स है ना? बस सिंपल सा आंसर है कि p सबशेल कंटेन्स ओनली 3 ऑर्बिटल्स, है ना, px py pz। 4 ऑर्बिटल होंगे नहीं तो फिर p4 कहाँ से लिखेंगे ऊपर, है ना? ये आंसर था इसका। ठीक है, तो sp3 के बाद फिर d को चांस मिलेगा, और d कैन हैव द 5 ऑर्बिटल्स, है ना, d में 5 होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। 6 आता है तो sp3d2, 7 के लिए क्या आएगा? sp3d3। इससे ज्यादा का अपन करते नहीं है, क्योंकि वो शेप्स क्या होती है? अनस्टेबल हो जाती है ना। होने में तो d5 तक होते हैं, बट इनके बीच के जो एंगल है ना वो कम होते जाएंगे। तो फिर क्या होता है, जैसे अपन ने वहां वेस्पर थ्योरी में भी देखा होगा आपने, 7 bp तक ही करा था। 7 के बाद ज्यादा क्यों नहीं करा? क्योंकि बॉन्ड एंगल बहुत कम होते जा रहे हैं और रिपल्शन ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल्स आर नॉट अवेलेबल। और अगर मॉलिक्यूल ही अवेलेबल नहीं है प्लैनेट के ऊपर, तो हम उसकी स्टडी क्यों करें? इसलिए 7 से ऊपर का कंसिडर नहीं करते हम। ओके, तो ध्यान रहेगा कि वाली बात आपको, है ना। जैसे सपोज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सम है ना, एलपीबीबी का सम कितना आ रहा है? ये सम आ गया 5, है ना। अब आपको याद कैसे करोगे?
कि कौन सा होगा, एलपी और बीपी का सम कितना आ रहा है 5 अगर आ जाता है, 5 नहीं लिख पा रहा हूं मैं, if the sum of lone pair and bond pair comes out to be 5, then how to predict the hybridization? तो सबसे पहले आप लिखो s ऑर्बिटल, एक हो गया 1, फिर p लिख लो, मैक्सिमम जितने ले सकते हो, तो p ले लिया हमने 3 p हो गए, तो सम कितना आ रहा है 4, अब एक और बच गया ना क्योंकि टोटल 5 है, तो क्या आ जाएगा d, तो बस ये फाइंड कर लिया आपने sp3d। जरूरी थोड़ी आप ये टेबल ही रटो, आप खुद भी तो बना सकते हो। 5 का मतलब क्या होगा, एक s 3p और एक d, सम कितना आ रहा है 1 5, तो sp3d होगा। ठीक है ना, कभी भूल जाओ, ये 7 के लिए कौन सा होगा आपको चेक करना है, तो एक एस ले लिया आपने, 3p ले लिए, कितने हो गए 4। अब d कितने लेने हैं, कैसे डिसाइड करोगे कि टोटल हाउ मेनी वी हैव टेकन 4 ऑर्बिटल्स, रिक्वायर्ड कितने हैं 7, तो d कितने और चाहिए अपन को, 4 ले लिए, 7 रिक्वायर है, तो d कितने लेंगे अपन 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3d3। क्लियर, समझ में आ गई, बहुत छोटी सी बात है लेकिन। चलो एग्जाम्पल लें क्या एक, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, वेस्पर थ्योरी का ये। लेट हमें फाइंड करना है ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, और आपकी स्कूल एग्जाम में भी आएंगे। तो पहले अपन फाइंड करेंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको सेंट्रल एटम के अराउंड क्या फाइंड करेंगे आप, कि हाउ मेनी बीपी एंड हाउ मेनी एलपी आर देयर। तो चूज करो सेंट्रल एटम ज़ीनोन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, सिखा चुका हूँ ना ये, तो मैं बहुत 2 दिन से ही सिखा रहा था मैं आपको। अब 8 में से बॉन्डिंग में कितने गए, वो यहाँ से पता चल गया आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गोन इनटू द बॉन्डिंग, तो वी विल गेट द 4 बॉन्ड पेयर्स। अब बचे कितने 8 - 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। ओके, अब इनका सम करो, तो सम कितना आ रहा है 6। अब आप सोचो 6 के लिए कौन सा होता है, तो 1s होगा, 3p होंगे, टोटल कितने हो गए 4। अब 6 चाहिए ना, तो d कितने लेंगे, तो दिस वी हैव फाउंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से फाइंड करा हमने कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, sp3d2। समझ में आ गया फाइंड करना सभी को, बोलो कैसे फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये वाली बात क्लियर हो गई क्या मिस्टर प्रणव? यस सर। ठीक है, तो ये वेस्पर थ्योरी का यूज है ना, इसलिए मैंने आपको वेस्पर थ्योरी में 2 दिन लगा दिए थे, है ना। सिर्फ ये फाइंड करने में मैंने आपको बहुत टाइम लगाया था कि बीपी एलपी कैसे डिसाइड करता है ना, क्योंकि ये क्लियर हो गया तो अपना ये आगे वाला टॉपिक बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक और तरीका होता है इसको हाइब्रिडेशन फाइंड करने का, बट कोई बात नहीं, अपने तो एक तरीका समझ में आ गया बहुत है ना। बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, बट वो मैंने लिख तो रखे नोट्स में, यहाँ पे एक शॉर्टकट और लिख रखा होगा मैंने ये, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम करो, डिवाइड पर करो 2 से 8 से, बट कोई जरूरी नहीं है आपको सारे शॉर्टकट आप ही को आए। हम तो इस वाली मेथड अपन को समझ में आ गई, तो क्यों अपन दूसरे तरीके लगाएं। और ये सीखा तो साथ का साथ अपन को वेस्पर थ्योरी का भी तो रिवीजन हो गया, तो मैं दूसरा तरीका भी नहीं बता रहा हूँ, आप इसमें से पढ़ के सीख लेना, और नहीं आया तो फिर मुझसे पूछ लेना। ओके, अब जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन जिन्हें अपन कहते हैं, उनके अंदर अपन एक तरीका और सीखेंगे। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो होते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स, उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सिंपल है ज्यादा वो। तो वो तरीका सीखने से पहले एक छोटी सी बात और सीख लो आप, कि किन्हीं भी 2 आइटम के बीच में अगर एक ही बॉन्ड है, तो वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा। सिग्मा। And if there are 2 bonds, then one will be sigma and one will be pi. Okay. And if there are 3 atoms between 2 atoms, sorry, if there are 3 bonds between 2 atoms, then one will be sigma and the rest will be pi. यानी कि 1 sigma plus 2 pi. ये बात अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय एडिंग द सिग्मा बॉन्ड्स या बाय काउंटिंग द सिग्मा बॉन्ड्स, एंड इफ लॉन पेयर आर देयर तो उनको भी ऐड कर लेंगे। कहने का मतलब देखो, सिग्मा बॉन्ड इज सिमिलर टू व्हाट, बीपी। सिग्मा बॉन्ड इज सिमिलर टू व्हाट, बीपी, है ना, बॉन्ड पेयर के सिमिलर ही होता है। तो देखा जाए तो तरीका वही है, कोई ज्यादा अलग से नहीं है। ठीक,
तो अगर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2 है, वैसे लॉन पेयर की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पर, तो आप अपन एक काम करते इसको हटा देते हैं, ये वाली बात मैं हटा रहा हूँ ना, लॉन पेयर की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पर, क्योंकि मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ ना, एल्केन अल्कीन अल्काइन, तो इनमें लॉन पेयर होते ही नहीं है, दे डू नॉट कंटेन द लॉन पेयर्स। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स है तो कौन सा होगा, sp, सिर्फ सिग्मा काउंट करना, पाई नहीं करना है, ठीक है। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो कौन सा होगा, sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो कौन सा होगा, sp3, है ना। अब ये से ज्यादा नहीं ले रहा हूं मैं, क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये केस ले रहे हैं अपन कार्बन्स का, है ना। वी विल डील विद द कार्बन, वी विल डील विद द हाइड्रोकार्बन्स, और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, इसलिए यहाँ पर sp3 तक ही अपन बात करेंगे ना, इससे ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे। समझ में आ गया क्यों नहीं करेंगे ज्यादा बात, क्योंकि कार्बन है आएगा इसमें, और कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। क्यों नहीं बनाता, इसका आंसर मैं आपको बताऊं या आप लोगों को पता है, वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड्स क्यों नहीं बना पाता है, इसका आंसर पता है किसी को? सर उसकी वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी 4 होती है, और कोई रीजन? वैलेंसी का मतलब तो बॉन्ड ही होता है ना, वैलेंसी का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोई भी कितने बॉन्ड्स बना रहा है वो उसकी वैलेंसी होती है ना। लेकिन वो 4 ही वैलेंसी क्यों शो करता है, 4 से ज्यादा क्यों नहीं शो कर पाता है, इसका रीजन है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स आर नॉट अवेलेबल, vacant d orbitals are not available, it cannot expand its valency because it has no vacant orbitals। ये बात अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ पर, पी ब्लॉक एक चैप्टर आएगा हमारे, उसमें सीखेंगे अपन कि कार्बन तो CCl4 यानी 4 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो कार्बन फैमिली में कौन है, सिलिकॉन है, कार्बन के जस्ट नीचे कौन आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स, 6 बॉन्ड्स, है ना, SiCl4, SiCl5, Cl6 तक बनेगा, क्योंकि वहां पर डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं ना। तो चलो अभी ये इस चैप्टर का पार्ट भी नहीं है, फिलहाल तो आप याद रख लेना कि कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स, कोई पूछे क्यों तो बोल देना कि पी ब्लॉक में आएगा इसका आंसर। चलिए, तो अब अपन अप्लाई करते हैं, है ना, अप्लाई। अच्छा, ये एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, इसमें मैंने इनके हाइब्रिड स्टेट मेंशन कर रखी है, तो ये आपको समझ में आएगा, पहले मुझे बताओ। ये चलो मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, है ना। ओके, शायद स्क्रीन गैप नहीं हुई है, चलो पहले एक सिंपल एग्जांपल समझा दूं मैं आपको, यहाँ ध्यान देना। अच्छा, ये बात सभी को पता है चलो अब तो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अच्छा, हाइड्रोजन हमेशा कौन से बॉन्ड्स बनाता है, ये बताओगे क्या आप लोग मुझे? व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय हाइड्रोजन? व्हाट काइंड से मतलब मेरा सिग्मा कोवैलेंट। कोवेलेंट नहीं, कोवेलेंट तो है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सिग्मा या पाई? Sigma. सिग्मा। सिग्मा ना, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स s ऑर्बिटल्स, और s ऑर्बिटल तो एक ही बॉन्ड टाइप का बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। चलिए, तो अब मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट, वी वुड लाइक टू नो द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दिस कार्बन। तो आप इस तरीके से बताएंगे मुझे, किसने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं टोटल, इस कार्बन ने 1 2 3 4, सो दिस कार्बन इज सेड टू बी इन sp3 हाइब्रिड स्टेट। देखो 4 का मतलब क्या होता है, sp3। अब इस कार्बन की बात करें अपन, दिस वन, तो इसने कितने सिग्मा बना रखे हैं, इट्स 1 2, और इसमें एक ही तो सिग्मा है, एक तो पाई है, तो 1 2 3, तो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड, सो दिस देयर विल बी व्हाट, 3 सिग्मा के लिए क्या आता है, sp2। चलो, अब जो ये लास्ट वाला कार्बन है इसका मुझे कौन बताएंगे, संस्कृति बताएंगे। ओके, ये क्या हो गया, हाँ संस्कृति आप बताओ, व्हाट्स हाइब्रिड स्टेट ऑफ दिस कार्बन, दिस वन? sp2 sp2 है ना, वाई sp2? plus 3 bonds है। ना 3 सिग्मा पूरा मेंशन करें आप, अगर आप सिंपल करेंगे 3 बॉन्ड तो वो उसमें पाई भी काउंट हो जाएगा, तो क्या कहेंगे अपन, बिकॉज 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 1 2 3, तो दिस इज आल्सो इन sp2, करेक्ट। तो दिस इज द वे टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है।
ये बात पता है मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, और एक चैप्टर 12 है आपके ऑर्गेनिक वाला, उसमें भी यही है, इस टाइप की बात क्वेश्चन है वहाँ खूब सारे, तो वहाँ फिर से रिवाइज हो जाएगी बात। चलिए, तो यहाँ पर देखो ये एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पर, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि इसका sp3 कैसे हुआ, इसका sp3, दिस वन इज sp2, है ना। जैसे इसका चेक कर लो चाहो तो कि ये sp कैसे हुआ, तो यहाँ पर कितने सिग्मा है, 1 and 1, 2 सिग्मा है, देयरफॉर दिस इज इन sp, करेक्ट। ओके, अब अपन इसको डिस्क्राइब करें हाइब्रिडेशन को, उससे पहले अपन ये देखते हैं कि कितने टाइप का होता है, फिर अपन डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे होता है ना। अभी अपन ने देखा ही नहीं है, अभी हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़े हैं। चलिए, तो बहुत ही जल्दी से देख लेते हैं अपन कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो लुक, सबसे पहले आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो नेम से ही ऑब्वियस है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। एक तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, करेक्ट। तो 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो नए कितने बनेंगे, नए भी तो दो ही बनेंगे। तो अब आपको याद आ गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग द कॉम्बिनेशन। नए उतने ही बनेंगे जितनों ने पार्टिसिपेट करा। अब वो 4 फ्रेंड्स वाला एग्जांपल भी याद कर सकते हैं आप कि अगर 4 फ्रेंड्स ने पैसे मिलाए तो पैसे डिस्ट्रीब्यूट भी 4 में ही होंगे। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि 2 ने पार्टिसिपेट करा है तो नए भी कितने बने, 2 ही बने। हाँ, अब इनका नाम बदल गया है, इनकी एनर्जी बदल गई, इनकी शेप्स बदल गई, ठीक है। अब इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे आप, ठीक है, एंड बोथ आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अपन डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि इन दिस केस 1s and 1p ऑर्बिटल कंबाइंड टू फॉर्म 2 ऑर्बिटल्स एंड बोथ आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब सुनो जरा, जो जैसे इसको ऐसे शो करते हैं अपन, ये s ऑर्बिटल ऐसा होता है स्फेरिकल, p डंबल। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं ना, डंबल होते हैं ना स्फेरिकल होते हैं, दोनों का मिक्स होते हैं। भाई, एक स्फीयर के अंदर एक डंबल आप मिक्स करोगे तो कुछ ऐसी सी शेप बन के आएगी, एक बड़ी सी लोब होगी और एक छोटी लोब होगी, है ना। ये तरीका होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को शो करने का, ध्यान रखेंगे अपन। चाहे वो sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, शेप ऐसी ही होगी, साइज अलग हो सकती है, या फिर शेप थोड़ी बहुत मे बी ओवल, स्लाइटली इलोंगेटेड, थोड़ा चेंज आएगा, ये भी मैं आगे बता रहा हूँ। बट आप इस तरीके से पहचान लेना, अगर ऐसा कब दिखे कि एक छोटी लोब और एक बड़ी लोब, तो आप क्या कहोगे कि दिस इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ऐसे कितने हैं टोटली, ये 2 बने ना। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम आ जाए, रिपल्शन मिनिमम रहे। तो ये देखो, ये मैंने इनकी शेप बना दी, तो ये 2 है ना टोटल, तो इसे आमने सामने बना दिए इनको, तो वी गेट द लीनियर शेप। क्लियर। तो इस तरीके से अपन डिस्क्राइब करेंगे किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को। तो यहाँ पर अपने वेस्पर थ्योरी दोबारा रिवाइज हो जाएगी। वहां पर हमने क्या कहा था कि 2bp, यहाँ पर क्या कहेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी शेप्स के नाम वही आने वाले हैं जो हमने वहां डिस्कस करे थे। तो sp का मतलब समझ में आ गया आपको? sp का मतलब समझ में आ गया कि एक s ऑर्बिटल होगा, एक p होगा, टोटल 2 बनेंगे, दोनों के नाम sp होंगे, और ये दोनों sp ऑर्बिटल्स अपने आप को कहाँ एडजस्ट करेंगे, 180 के एंगल पर एडजस्ट करेंगे, एंड इट विल इम्पार्ट अ पर्टिकुलर शेप नोन एज लीनियर। क्लियर। चलिए, Yes, sir. अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि sp2 को डिस्क्राइब करो, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? सिंपल इसी तरीके से करेंगे कि sp2 में क्या होगा, एक s होगा और p कितने होंगे, 2। तो एक s और 2p कंबाइंड होंगे तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे, 3। और तीनों का नाम क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। होंगे सारे ऐसे ही, ऐसे होंगे टोटल 3। अब इन तीनों को कैसे बनाना अपन को, तो तीनों 3 ऑर्बिटल का कैसे आते हैं, 120 के एंगल पर। तो अब आप इनके ऊपर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। देखो, वेस्पर थ्योरी में तो अपन बॉन्ड्स दिखाते थे, और हाइब्रिडेशन के अंदर क्या दिखाते हैं, ऑर्बिटल्स दिखाएंगे। तो ये एक ऑर्बिटल हो गया, दिस इज द सेकंड ऑर्बिटल, एंड दिस इज द थर्ड ऑर्बिटल। बस नाम तो वही रहेगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ऐसे अपन sp3d सबको डिस्क्राइब कर लेंगे, है ना। तो आप फटाफट से देख लो, मैंने यहाँ कर रखा है डिस्क्राइब। देखो, ये sp2 को डिस्क्राइब कर रखा है मैंने कि एक s 2p, टोटल कितने बने, 3।
कौन सी शेप अडॉप्ट करेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, सिमिलरली sp3 तो 1s 3p, टोटल कितने बने? 4। 4 के लिए कौन सी शेप होती है? टेट्राहीड्रल। ठीक है, ये छोटी वाली लोब आपसे नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे ये एक बड़ा लोब है और एक छोटा लोब है, तो अगर स्मॉलर वन अपन से नहीं बन रही तो डजंट मैटर, है ना, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट इज sp3d। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? 1s 3p एंड 1d। एक केस आएगा, 3p आएंगे और 1d आएगा। टोटल कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे 1 3 और 1, यानी कि 5 बनेंगे। ओके, और पांचों के नाम क्या होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, है ना। जैसे अब सबके सब एक जैसे हो गए ना, पहले इट वाज स्फेरिकल, दिस वाज डम्बल, दिस वाज डबल डम्बल, बट आफ्टर हाइब्रिडेशन दे हैव द आइडेंटिकल शेप्स, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। करेक्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बात बता रखी कि डी के अंदर कौन सा होता है? ये डी जेड स्क्वायर होता है। आपको डी ऑर्बिटल्स के नाम पता है? पांचों के, ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। और कौन सा होता है? डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं डी में। तो यहाँ कौन सा वाला डी आएगा? यहाँ आएगा डी जेड स्क्वायर। वाई दिस वन? बिकॉज इट हैज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। इन ऑल द एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। डी जेड स्क्वायर कहाँ होता है? अलोंग द जेड एक्सिस होता है, और एक इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। एटॉमिक चैप्टर में पढ़ेंगे अपन इनकी शेप्स के बारे में। ये डबल डंबल होते हैं, पर्टिकुलरली डोनट शेप होती है इसकी ये। और क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या होता है? एक डंबल तो जेड एक्सिस के लॉन्ग होती है, और जो दूसरी डंबल होती है ना, वो रिंग के फॉर्म में होती है, और वो एक्स वाई प्लेन में होती है। तो कहने का मतलब इसमें एक्स वाई जेड सब तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज देयर। तो इट्स वेरी इजीली अवेलेबल फॉर द शेयरिंग, फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। शेयरिंग वर्ड नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि sp3d के अंदर d कौन सा वाला होता है ना। वहाँ ऑप्शन थे फिर वहां पर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर। तो ये बात आप ध्यान रखना है कि डी जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सिर्फ ऑप्शन होते हैं, वहाँ रीजन नहीं होता है कि डी ही क्यों लिया। रीजन भी पूछे तो आप ध्यान रख लेना। सिमिलरली sp3d2 में कौन कौन आएगा? एक केस आएगा, 3p आएंगे, 2d आएंगे, है ना। टोटल कितने हो जाएंगे? 1 और 3 2 5 7, सॉरी 1 और 3 4 और 2 6, 6 होंगे, है ना। सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होंगे, है ना। अब 6 ऑर्बिटल कैसे एडजस्ट करेंगे अपने आप को? तो वो ऑक्टाहेड्रल शेप में अडॉप्ट करेंगे। तो अपन जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है, तो मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं करी है ना, आप कर लोगे। 4 इन द प्लेन, 1 अबव 1 बिलो। अब यहाँ जो दो जो डी होंगे ना, वो कौन कौन से होंगे? एक डी जेड स्क्वायर होगा और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो अगर अपन को ये बात पता है कि जो 5 में से 2 डी ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं? अलोंग द एक्सिस होते हैं, और 3 कहाँ होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस, है ना। ये शेप्स पढ़ते हैं इनकी तब बात आती है। तो ये एक्सिस के अलोंग अवेलेबल है होते हैं। जैसे ये डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस पर होता है, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला एक्स और वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो they have the higher electron density along the axis, that's why these are easily involved in the hybridization. Okay, मतलब 2 एक साथ रहते हैं और 3 एक साथ रहते हैं, ऐसे 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं इनके। इनको फिर बाद में नाम देते हैं T2G और EG। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, तो अपन ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, है ना। डी में जो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, एक होता है DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। तो ये 3 एक जैसे होते हैं और ये 2 एक जैसे होते हैं। ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। इनकी शेप्स ड्रॉ करते हैं ना तब आता आंसर। और ये होते हैं अलोंग द एक्सिस। मतलब कहीं बॉन्डिंग की बात चलेगी तो ये दोनों एक साथ रहे मिलेंगे और ये तीनों एक साथ मिलेंगे, ऐसा होता है। तो अगर हमारा हाइब्रिडेशन sp3d2 है ना, तो अपन को 2 चाहिए, तो हम इन 3 में से 2 नहीं ले सकते, क्योंकि ये तीनों एक साथ अवेलेबल होते हैं। तो अपन किनको लेंगे? इन 2 को लेंगे। ओके, लेकिन अगर अपन sp3d की बात करेंगे, सॉरी d3 की, तो इसमें 3d, फिर अपन ये तीनों लेंगे, फिर अपन इनको नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में होते हैं। ओके, ये फिर बाद में कभी आएगा तो बता देंगे कि तीनों एक कॉम्बिनेशन में रहते हैं, इसको T2G कहते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? EG कहलाता है। चलिए,
ठीक है, sp3d की शेप हो जाएगी पेंटागनल बाइपिरामिडल, है ना। इसमें कितने बनेंगे? टोटल 7 बनेंगे। ये ड्रॉ नहीं करी मैंने यहाँ पर पेंटागनल बाइपिरामिडल, आप लोग कर लोगे? तरीका क्या है ड्रॉ करने का? पहले आप है ना बॉन्ड्स बना लो, उसके बाद ऑर्बिटल शो कर लेना। ऐसे कुछ बताए थे मैंने आपको, पेंटागनल बाइपिरामिडल लाइक दिस। अब क्या करो, पहले लाइंस ड्रॉ कर लो, अब ऑर्बिटल्स बना लो इसके ऊपर, 1 ऑर्बिटल 2 3 4, ठीक है। चलिए, अब एक छोटी सी बात और बता रखी मैंने यहाँ पर नॉलेज के लिए, कि जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली बात है, थोड़ी सी देख लेते हैं क्या बता रखा है मैंने। अब देखो, ये अप्लाई मैंने यहाँ सिखा रखा है, तो जब अपन ये एग्जाम्पल करेंगे ना मीथेन का, तब वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाएंगे जो हमने बताए थे हाइब्रिडाइजेशन के ना। बट उससे पहले एक छोटी सी बात और बता रखी मैंने, तो देख लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बता रखा है यहाँ पर, कि जो डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, है ना, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो P या D की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं? P ऑर्बिटल्स की वजह से आते हैं या D ऑर्बिटल्स की वजह से आते हैं? क्योंकि S ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो कितने ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होंगे? जितने ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होंगे ना उसके अंदर, उतना ही ज्यादा बॉन्ड की क्या होगी? लेंथ होगी। ये रिलेशन है बेसिकली, कि मोर द P कैरेक्टर, मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ। करेक्ट? तो समझो कैसे। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 4 मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखा रखे हैं आपके सामने। चारों हाइब्रिड है क्या? तो चारों हाइब्रिड है ना, एक बड़ी लोब है और एक छोटी लोब है। लेकिन आप डिफरेंस क्या देख रहे हैं चारों में, मुझे बताओ। इन चारों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? कि जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ, तो ये शेप कैसी होती जा रही? ओवल या इलोनगेट होती जा रही है। ये थोड़ा लंबा होता जा रहा है ना ये। मतलब अगर इसने कोई बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी ना। ये तो काफी श्रिंक, मतलब ओवल ही है, बिल्कुल ही लंबा नहीं है ये वाला बॉन्ड। ये अगर बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, तो बॉन्ड की लेंथ क्या आएगी? छोटी आएगी। तो ये एक ऑर्बिटल है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी तो बॉन्ड बनाएंगे किसी के साथ। मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आती है, यहाँ पर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया और एक इसके साथ H ने बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस होगी ना, इसके न्यूक्लियस से लेकर ये वाली डिस्टेंस। तो बताओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा कहाँ पर आएगी? इस वाले ऑर्बिटल में आएगी ना, क्योंकि ये ऑर्बिटल ही क्या हो गया? इलोंगेट हो गया, लॉन्गर हो गया। तो ये लॉन्गर क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर P के कैरेक्टर ज्यादा है या फिर D के कैरेक्टर ज्यादा है। अब ये P के कैरेक्टर कैसे पता करते हैं, ये मैंने यहाँ समझा रखा है। बस ये और देख लो आज लास्ट। अगर कहीं हाइब्रिडेशन sp है, तो उसमें s कितना है? 50%। p कितना होगा? 50%। कैसे पता चला भाई? एक s और एक p है तो 50-50 नहीं कहोगे आप? ये 1/2 1/2 या 50-50 कह दो। अगर हाइब्रिडेशन sp2 है, तो टोटल कितने हैं? ये टोटल ऑर्बिटल्स 3 है, उसमें s कितना है? 1, तो उसका परसेंटेज कितना हुआ? या फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/3 परसेंटेज पूछे तो s कैरेक्टर कितना आएगा? 33% आ गया। तो p कितना आएगा? 100 में से माइनस कर लेना। सिमिलरली sp3 है कहीं पर भी, एक s और 3 p है, तो टोटल कितने? 4 में से s कितना है? 1, तो फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/4। परसेंटेज पूछे तो 1/4 इंटू 100। तो sp3 के अंदर s का परसेंटेज कितना होता है? 25। ठीक है, ये बात भी आगे काम आएगी हमारे। तो p कितना हुआ ये? तो क्या देख रहे हैं आप? जैसे अपन इधर जा रहे हैं, एज वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस, तो p का परसेंटेज बढ़ रहा है क्या? चेक करो। पहले p 50 था, फिर 65 हुआ, फिर 75 हो गया। तो जैसे जैसे p बढ़ता है ना, ये बॉन्ड क्या, मतलब ऑर्बिटल कैसा हो जाता है? इलोंगेटेड हो जाता है। और मतलब उसकी वो जो बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी लेंथ क्या आएगी? ज्यादा आएगी। क्लियर? चलो बस अपन वाइंड अप करते हैं। बस ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने इसके ऊपर, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। आप खुद सोचना, चलो, है ना, कि कौन सा बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी? कौन सा बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी? इस वाले बॉन्ड की या इस वाले बॉन्ड की? विच बॉन्ड इज लॉन्गर? कौन से बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है ना? इस पे आप खुद दिमाग लगाना। अगर आपको ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा, लंबा होगा। D1 वाला, मतलब दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड। आंसर वैसे दे रखा है मैंने, लेकिन आप खुद सोचना, है ना। दिस इज द होमवर्क। क्या करना आपको? क्या लिख रहा हूं मैं?
आपको सोचना है। किसके बारे में सोचना है? कि कौन सा बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है। दिस इज द होमवर्क कि कौन से बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, D1 या D2। आंसर दे रखा है बट इसको मत देखना आप लोग, है ना। चलिए, तो कल संडे है, शायद अपनी कल क्लास नहीं होगी, है ना, तो अपन मंडे को पढ़ेंगे ना। ओके, तो आज अपन Yes, sir. रोकते हैं ना। अपन कल एग्जांपल्स करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबके एग्जांपल करेंगे ना।